प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, याद भी है, पिछले टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था? चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हमने ये वाला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। और बेसिक जो बातें हुई थी पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपरली कर ली हैं। ठीक है, तो एक लंबी सांस ले लीजिए, स्टार्ट हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं कौन? आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। चलिए थोड़ी बातें मैं जल्दी से आपको एक बार पिछला रिवीजन कराता हूं जल्दी से कि आपने क्या क्या पढ़ा था। पिछले टर्म पे हम लोगों ने जाना कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन में ही हमने दो और बातें सीखी थी, लाइक ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये हमने सीखा था, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन सीखा, फिर हमने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इनको सीखने के लिए हमने दो दो कॉन्सेप्ट यूज किए थे। हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी सीखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को सीखा। ओके, फर्दर हमने क्या किया, चूंकि हमें ये पता चल गया था कि ऑक्सीडेशन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो हमें पता चला कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक्चुअली किसके बारे में बात हो रही है? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में प्यारे बच्चों बात हो रही है? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो देन हमने कुछ रूल्स सीखे। पहले हमने सीखा डिफिनीशन, फर्दर फिर हमने क्या सीखा? कुछ रूल्स जो हमें ये बताते थे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करें। ठीक, फिर मैंने आपको सारे रूल्स बताए, और एंड में मैंने आपको दो तीन जो कंपाउंड्स थे उनमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करा जाए ये भी मैंने आपको सिखाया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आप जिन आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है ना, या आप अगर लाइव में भी बैठे हो तो पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है प्रॉपरली, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें याद आ गई होंगी कि हाँ ये बातें हमने की थी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे। अब सवाल ये उठता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोगों ने बोला कि सर सवाल क्या है, समस्या कहाँ आएगी, आपने ये रूल्स पढ़ लिए, अब आप मोस्टली कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड में कुछ भी बोल दो, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो पहले आप ये जान लो कि KClO3 का नाम क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। उसमें के क्या है सर? रूल कहता है एल्कली मेटल हमेशा +1 होता है, तो +1, फिर प्लस। Cl का निकालना है तो हमने क्या मान लिया? X, फिर प्लस। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 3 का क्या हो गया? ऑब्वियसली 3 इंटू -2 -6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहां से डाटा क्या आया? x -5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया? +5। x इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों? +5। ठीक, जैसे हमने पिछले टर्म पे KMnO4 का सिखाया था, मैंने आपको K2Cr2O7 में निकालना सिखा दिया था। अभी आपने KClO3 में निकालना सीख लिया, है ना। अब समस्या पता है आपको कहां आएगी? जिसके लिए हमें स्ट्रक्चर में कैसे निकालते हैं, या आप कह सकते हो कि सर कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे निकालना है, वो कैसे सीखें। तो समस्या आएगी प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया CaOCl2। CaOCl2 में मैंने आपसे बोला दो जो क्लोरीन है ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो आप बोलोगे अच्छा सर कैल्शियम का हमने लिखा एल्कलाइन अर्थ मेटल +2, फिर प्लस। ऑक्सीजन सर -2 होता है, हमने पढ़ा है ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, तो फिर प्लस। दो क्लोरीन का निकालना है तो 2x इक्वल टू क्या? कंपाउंड में कोई चार्ज है नहीं है सर, 0। आपने नोटिस किया यहाँ आंसर 2x इक्वल टू क्या गया? 0। 2x इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो x इक्वल टू भी क्या आ गया? 0। तो आपके दिमाग में आया सर यहाँ पे जो क्लोरीन है क्या वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है? नहीं। बस यहीं से समस्या आपके लिए खड़ी हो गई कि सर ये तो थोड़ा अजीब सा आ गया। देखिए यहाँ पे दो क्लोरीन है, और मैं आपको इन्फॉर्म करूं तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दोनों क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दोनों क्लोरीन क्या है? अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्यारे बच्चों। एक क्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक पे +1। तो आपका जो आया है ना ये वाला, जो हमने अभी जो रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग, ये आया है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मेथड है। ये क्या कैलकुलेट करने का मेथड है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मेथड है।
और अगर मैं आपसे कहूँ मुझे दोनों क्लोरीन का बताओ कि क्या होगा, तो आप इस मेथड से नहीं निकाल पाओगे, तो एवरेज आ गया, है ना। तो सोचो समस्या आई। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यार मेरे को CrO5, ये जो कंपाउंड है ना प्यारे बच्चों, इसमें मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर Cr हमने मान लिया X प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना, -2, तो 5 पे कितना हो गया, 5 इंटू -2 मतलब -10, इक्वल टू क्या, कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं सर, जीरो, तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसका होता है, मतलब कितना हो सकता है, वो होता है +8। किसका होता है वो, ऑस्मियम, एक एलिमेंट है ऑस्मियम, उसका होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8। 10 होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब सर देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, समस्या है यहाँ पे, है ना। अगला प्रॉब्लम देखो, मैंने कहा यार मेरे पास है कंपाउंड Fe2O3, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो आपने फिर नोटिस किया कि सर इसमें दो आयरन है, दोनों का अलग अलग बताना पड़ेगा क्या, दिमाग में तो आया होगा। नहीं, Fe3O4, चलो बताओ, Fe3O4 में 3 ऑक्सीजन है, 3 आयरन है, आपको बताने हैं कि इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप बोलोगे सर एवरेज निकालने के पीछे पड़ोगे तो निकल जाएगा, 3 आयरन तो 3x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 इक्वल टू 0, ये डाटा आ गया 3x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू 8/3, एकदम करेक्ट बच्चा। ये तीनों आयरन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं उसमें 3 आयरन है ना, आयरन के आइटम, मुझे तीनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, बिकॉज यहाँ पे आपको दिखेगा अलग अलग, तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि सर जितने अभी तक हमने रूल्स पढ़े, रूल 1 से लेके 6 तक, सर उससे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे अंडरलाइंड या मैं बताऊंगा या क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उनके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। लेकिन सर आपने कुछ प्रॉब्लम्स बता दी जैसे CaOCl2 में, Fe3O4 में, CrO5 में, इन सब में सर दो दो एटम है और वो उनका क्या निकल के आ रहा है, एवरेज, कहीं एवरेज आ रहा है, कहीं तो 8 से ज्यादा आ जा रहा है सर, तब क्या करें। तो प्यारे बच्चों, तो हमें उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग स्पेशली, आयनिक कंपाउंड की कोई ज्योमेट्री तो होनी नहीं है ना, मैं कोवेलेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो उनके आपको क्या बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर। उसके बेसिस पे उन जहां पे उनमें जो बॉन्ड्स बने होंगे उसके बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे कुछ बातें पहले समझ लो, यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है पहले समझा लो, फिर देखना जितने मैंने ऊपर एक्सेप्शन लिए हैं आप उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो पहले समझो। जैसे मैंने कहा मान लो ए और बी के बीच में क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। भाई स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां बॉन्ड ही मिलेगा तुम्हें, तो कैसे पता चलेगा किस पे कितना चार्ज है, तो फंडा कहता है मान लो कि बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ए क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ए क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेरी बात समझना प्यारे बच्चों, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हर एक सिंगल बॉन्ड की वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आएगा -1 चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आएगा प्लस चार्ज, मतलब +1 चार्ज। देखो फंडा समझो बहुत आसानी से, किसी कंपाउंड में आपने बॉन्ड देखा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, तो आपने क्या नोटिस किया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -1 चार्ज आ जाएगा एक बॉन्ड की वजह से, और जो कम है उस पे क्या आ जाएगा, +1। अगर मान लो ये दो बॉन्ड होता तब, तो एक बॉन्ड से -1 तो दो से, तो इस पे -2, इस पे +2। ट्रिपल बॉन्ड होता तो इस पे -3, इस पे +3। फंडा एकदम क्लियर कि अगर दो अलग अलग आइटम, देखो इसलिए मैंने ए लिखा और बी लिखा अलग अलग, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो उस बॉन्ड की वजह से लगने वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन एलिमेंट्स के ऊपर, वो क्या लिखेंगे, हम क्या असाइन करेंगे। तो रूल कहता है एक सिंगल बॉन्ड की वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी उस पे -1 चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे +1 चार्ज। तो वैसे डबल होगा तो -2 +2, ट्रिपल होगा तो -3 +3। तो सिंपल सा फंडा है। आपके दिमाग में आएगा सर ये अलग अलग होंगे तब ना, एक ही हो तो, मान लो दोनों ए ही है तो इस बॉन्ड की वजह से कोई खींचतानी नहीं होगी, तो दोनों अगर एक ही जैसे हैं तो इन दोनों पे चार्ज क्या होगा, 0, किसी पे कोई चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना। अलग होंगे तभी असाइन करना है आपको, एक ही जैसे हुए
दोनों ए हो गए, दोनों बी हो गए, तो कोई चार्ज उस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कोई असाइन नहीं किया जाएगा। ठीक, आपने दूसरे कंडीशन में आए, कहा आपने सर मान लीजिए ए और बी के बीच में सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ तो फंडा वही है, अभी भी बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ए क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप समझो मेरी, देखो चूंकि बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऐसे समझा करो खेल क्या है कि अगर लेस, देखो ए क्या है, लेस ना, अगर लेस वाले ने मोर वाले को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये डोनेटर है, देखो ये एक्सेप्टर है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को डोनेट किया है, तो लेस वाले पे कितना चार्ज आएगा, +2, और मोर वाले पे कितना आएगा, -2। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ने लेस वाले को दिया है, तो इस बॉन्ड की वजह से इन दोनों पे जो चार्ज लगेगा वो क्या होगा, 0। इसको ऐसे दिमाग में बैठाओ ना कि देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो तो चलो दे भी सकता था, समझ में आ रहा है बात, लेस वाले ने दिया, मैंने तो काम किया ना इस वजह से। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब डोनेटर, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। आई होप आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हो आप, तो समझ लो कि अगर लो से हाई की तरफ से बनाए तो लो वाले पे +2 और हाई वाले पे -2, अगर हाई से लो की तरफ बनाए तो दोनों पे कैसा चार्ज असाइन कर देंगे, 0। कैसा कर देंगे प्यारे बच्चों, 0। ठीक, कुछ एग्जांपल दो, देखो समझना मेरी बात, मैं कोई एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं समझा रहा हूँ तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाओ। जैसे मैंने मान लो स्ट्रक्चर बना दिया मैंने NO3 का, NO3 माइनस का, ये NO3 एक N 3 ऑक्सीजन, और माइनस है तो मतलब एक ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, है ना। और 3 बॉन्ड बनाने इसको, तो एक इसने क्या बनाया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, इधर कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से सुनो, सब पे अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करूं तो सबसे पहले चलो नाइट्रोजन पे असाइन करते हैं। नाइट्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड बना के बैठ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पे चार्ज आएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीज करती है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन इज लेस। तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इस नाइट्रोजन पे जो लगने वाला चार्ज हुआ, इस बॉन्ड की वजह से प्यारे बच्चों क्या हुआ, +1। ठीक, इधर डबल की वजह से, अरे एक सिंगल था तो +1 था, तो डबल की वजह से इधर क्या लग गया, +2। कितना लग गया प्यारे बच्चों, +2। और ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कहां से कहां की तरफ बना है, एन ने ओ को दिया है, लेस वाले ने मोर वाले को, मतलब इस बॉन्ड की वजह से भी क्या लग गया, +2। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे नाइट्रोजन कौन से स्टेट में है, +2 +2 +1, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस कंपाउंड में। और ऑक्सीजन पे अगर इस बॉन्ड, दोनों बॉन्ड की वजह से इधर +2 था, इधर क्या है, -2, इधर अगर +2 तो इधर क्या है, -2, और इस बॉन्ड की वजह से इधर क्या है, -1, और एक इस पे -1 ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन है वो सब -2 स्टेट में ही है, और नाइट्रोजन पे क्या है, +5। क्लियर हुआ आपको बॉन्ड से, फिर से एक बार समझ लो, एन और ओ के बीच में बॉन्ड बना, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पे -1 चार्ज और इस पे +1। एन और ओ के बीच में फिर से अब दो डबल है, तो इधर +2 इधर -2, और एन और ओ में कोऑर्डिनेट बना है, डोनेटर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो एक्सेप्टर है वो मोर। तो अभी मैंने बोला अगर डोनेटर क्या होगा, लेस, तो उस पे इस बॉन्ड की वजह से +2 लग जाएगा, इसलिए देखो मैंने इस पे लिखा +5। क्लियर, क्लियर फंडा बच्चा, दिमाग में आ गई बात ये कि हाँ सर, अगर कोई ऐसा हमें लगा कि थोड़ा डाउटफुल है या कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, और उसमें जो भी अलग अलग एटम है उनको हमें दिख जाएगा उनका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, पक्की बात समझ में आती है, कुछ और एग्जांपल्स करें, चलो ध्यान से सुनना। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, HCN में कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N बताओ। सोच के देखो, अगर HCN में तुमसे पूछा जाता कि N का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो तुम कैसे निकालते, H का चलो मान लो लिख लेते +1, C का क्या लिखते, टेंशन, N का निकालना था, चलो X मान लेते, C का क्या लिखते, प्रॉब्लम आ गई है, तो है ना, C कार्बाइड, या मतलब कंफ्यूजिंग है, आप चाहते तो -4 लिख सकते थे, है ना, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया मामला, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे फटाक से। ये देखो HCN का स्ट्रक्चर है, C और N के बीच में एक बना है ट्रिपल बॉन्ड, C और N में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है चैंपियंस, ऑब्वियसली N की, N ज्यादा
राइट आता है पीरियोडिक टेबल, कार्बन से बाद ही तो आता है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो एक बॉन्ड की वजह से इस पे क्या लगा -1, तो यहाँ 3 बॉन्ड लगे तो इस पे क्या हो गया -3। इन बॉन्ड की वजह से इस पे क्या लगा +3, और सी और एच के बीच में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, सी की, किसकी ज्यादा, सी की। तो इस बॉन्ड की वजह से इधर क्या लगा -1, देखते जाओ कहानी, और इधर क्या हो गया +1। मतलब तुम स्ट्रक्चर वाला सीख गए हो ना, तो अब तुम जितने आइटम है सब पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखते चले जाओ, दाना, कोई टेंशन नहीं। सी पे कितना है, एन पे कितना है, एच पे कितना है, सब पे लिखते चले जाओ। वैसे ही HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, और HNC मतलब होता है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में अगर पूछे N का तब कितना होगा, तो वो भी चलो देख लो। फिर से बॉन्डिंग ऐसे हो गई। अब देखो यहाँ N ने इधर क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे कितना चार्ज असाइन हुआ, -1। अब इधर आते हैं, यहाँ N और C में फिर N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से तो -2 हुआ, और इस पे +2। लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आया, क्यों, क्योंकि N और C के बीच में बना है, और जो डोनेटर है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अभी आपने पढ़ा ही था, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज अ डोनेटर है तो उस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज असाइन नहीं होता। तो अभी भी हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में भी अभी भी N पे ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 ये और -1 ये, मतलब -3। क्लियर यार बच्चों, क्लियर, समझते जाओ। देखो मैं इसलिए कई बार एग्जांपल आपको देकर चल रहा हूँ, और ऊपर जितने एग्जांपल हुए हैं वो नीचे डिस्कस होंगे एक एक करके, आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम्स का रास्ता कैसे निकलना है। देखो क्या बोल रहा है कि जैसे Fe3O4 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, तो x इक्वल टू कितना आ गया था, +8/3, +8/3। तो कह रहा है सोचिए कि कैन द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इन फ्रैक्शन, क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में भी लूज हो सकता है क्या। हमने एक नहीं किया, हमने 1/4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसा पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। तो कहेगा नहीं सर ऐसा तो नहीं लग रहा। तो इसीलिए हर आयरन का ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जो तीनों आयरन है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो एवरेज है वो आया है ये +8/3, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने भी तो निकाला था Fe3O4 में 8/3। ठीक है, अब सवाल ये है कि तीनों इसमें आयरन अलग अलग है, तो वही कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको डील कर रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। देखो Fe3O4 एक तरीके का पता है क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। चलो कुछ और ज्ञान की बातें ले लो मेरे से। Fe3O4 क्या है, एक तरीके का मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बना है FeO प्लस Fe2O3 से। किससे बना है, FeO प्लस Fe2O3 से बना है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया, यहाँ पे जो आयरन है वो कौन सी स्टेट वाला है, +2, देख के नहीं लगा, फेरस ऑक्साइड +2 स्टेट। और यहाँ पे जो दो आयरन यूज हुए वो कैसे वाले हैं, +3 वाले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 3 आयरन में इस कंपाउंड में दिखे हैं उन तीनों में से एक कैसा है, +2 स्टेट में रहेगा, और बाकी दो कैसे हैं, +3 स्टेट। ये हुआ करेक्ट आंसर। अगर आपसे एवरेज पूछता है तो 8/3, लेकिन आपसे कहता है कि तीनों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए किस किस स्टेट में है, तो एक आयरन +2 में है और बाकी दो आयरन +3 में है। क्लियर, समझ में आई बात। चलो और देखो कुछ इंपॉर्टेंट, उसने बोला है कंपाउंड है H2SO5, है ना। देखो ये क्या है, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज हो गया, और इस लिंकेज को पता है आपने क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो लिंकेज। ये क्या है, पर ऑक्साइड हो गया, दो वो जुड़ गए तो उसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। तो इसीलिए ये था सल्फ्यूरिक एसिड, और एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, तो मैं उसका कॉमन नेम तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें याद हो जाए, रिलेट हो जाए। तो इसका नाम है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है चैंपियंस, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक था, उसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ा तो पर ऑक्साइड बॉन्ड बन गया, उसका केमिकल नेम क्या हो गया, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे कॉमन नेम क्या है, कैरो एसिड। कॉमन नेम क्या है, कैरो एसिड। तो ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया है। अब तो आपके लिए सब आसान है, कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फर बताना है, आपके लिए आसान काम है। O और S में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, O की। भाई O और X बिलोंग्स फ्रॉम द सेम ग्रुप,
एंड डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, दैट मींस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो O और S में सिंगल बॉन्ड की वजह से S लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, +1। वैसे इधर से भी आ गया +1, भाई इधर भी तो वही सेम कंडीशन है। अब बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से सल्फर फिर से इधर क्या आ गया +2, इधर से भी क्या आ गया +2। मतलब ओवरऑल देखो 2 2 4 और इधर 1 1 6, मतलब यहाँ सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 6। सल्फर पे कितने ऑक्सीडेशन नंबर है प्यारे बच्चों, 6। और अगर नॉर्मल वे से निकालते, तुम तो कैसे निकालते, H2, अच्छा सर 2 प्लस S का निकालना है X, फिर प्लस 5 ऑक्सीजन मतलब 5 2 10, देखो आंसर कितना आ गया 8। गलत है जो कि, क्यों आया, क्योंकि हमने हमने ये माना कि इसमें जो 5 के 5 ऑक्सीजन वो सब -2 स्टेट में है, जबकि ऐसा नहीं है। आप चेक करो इस ऑक्सीजन के ऊपर, चलो अगर इस बॉन्ड की वजह से इधर +1 था तो इधर क्या होगा -1, अगर इस बॉन्ड की वजह से इधर +2 है तो इधर क्या होगा -2, इधर +2 है तो इधर क्या होगा -2, है ना। O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑब्वियसली O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से इधर एक और -1, तो -1 मैं एक साथ लिख देता हूँ, इधर भी हो गया -2, इधर +1 हो गया, समझते जाना। जबकि इस ऑक्सीजन के पास जब हम आए तो इस बॉन्ड की वजह से इधर +1 आया, इधर -1, समझ में आता है बात। लेकिन इधर का जो बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच ही बना है भाई, इस वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आया, 0। इस बॉन्ड की वजह से इस पे क्या आया, 0। और इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या है -1। आपने नोटिस किया इधर जो 5 ऑक्सीजन, तो उसमें से 3 तो है +2 वाले, -2 स्टेट में, देखो ये भी -2 में है, ये भी -2 में है, ये भी -2 में है, लेकिन 2 ऑक्सीजन सिर्फ -1 वाले स्टेट में ही है, परऑक्साइड बॉन्ड बनने की वजह से। बस यही स्ट्रक्चर बना के हमें समझ में आ गया, और इसलिए आंसर +6 आया। तुम्हें कोई बता देगा कि 5 में से 3 ऐसे हैं जो -2 वाले हैं और 2 ऐसे हैं जो -1 वाले, तो तुम -10 यहाँ क्यों लिखते, आप 3 बोलते -2 तो 3 2 जा 6, -6 और -8 ही लिखते, -8 लिखते +2 तो अपने आप आंसर +6 आता। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा, इसीलिए स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे आप निकाल सकते हो हर एक एलिमेंट का कि वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। ठीक, सबसे पहला एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट था, कैरो एसिड कॉमन नेम पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताई थी आपको कि उसका केमिकल नेम। आगे देखो, तो ये जो वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई, हर एक बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसे हुआ कैसे नहीं। अगला देखो, तेरा H2S2O8, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मार्शल एसिड, क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। कहानी वही है, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो एक तरफ से देखो तो ये क्या है, HSO4, ये फिर एक तरफ से देखो तो ये क्या है, HSO4, दोनों मिल गए तो बन गया H2S2O8। तो अगर तुम्हें HSO4 अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना, H2SO4 तो जानते ही हो, एक H कम है बस, तो वह जो कम है वहीं से ये पूरी कहानी जुड़ गई इधर वाली, तो निकालना तो फिर से आसान हो गया मेरे लाल। मैं थोड़ी स्पीड में बोलूं, देखो फटाफट, इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे +2, इस बॉन्ड की वजह से +1, इस बॉन्ड की वजह से +2, टोटल कितना, +5, टोटल कितना प्यारे बच्चों, +5, है ना, क्लियर है ना, आपने देख लिया होगा भाई, इस पे कितना आ गया 5, और ये भूल गए तुम, इस बॉन्ड की वजह से भी तो +1, तो आपने नोटिस किया सर इस वाले सल्फर पे +6 आ रहा है, इधर भी देख लो, इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +2, इस बॉन्ड की वजह से +1 और इस बॉन्ड की वजह से +1। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मार्शल एसिड्स में, मार्शल एसिड में, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, देखो फिर पर ऑक्साइड लिंकेज है यहाँ पे, और ये H2SO4 H2O8 हो गया, मतलब अगर मैं इसका केमिकल नेम बोलूँ तो मैं बोलूंगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने नोटिस किया कि इसमें दोनों जो सल्फर है सर, दोनों +6 स्टेट में है। इसमें जो ऑक्सीजन है ये -2 में है, ये -2 में है, ये -2 में है, ये -2 में है, बाकी चेक करो, इसकी वजह से इस पे लगा -1 और इसकी वजह से भी इस पे लगा -1, तो ये भी -2 में है सर, जो H से लगा हुआ है, इधर ये भी लगा है H से, तो ये भी -2 में ही हुआ। लेकिन ये जो दोनों ऑक्सीजन है भाई देखो, पर ऑक्साइड की वजह से ये सिर्फ कितने कितने में है, ये भी -1 में है और ये भी
-1। तो आप बता सकते हो इसमें कितने ऑक्सीजन -2 स्टेट में है और कितने ऑक्सीजन -1 स्टेट में। क्लियर है, साफ सुथरा, एकदम बढ़िया समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई तकलीफ नहीं, पक्का, बहुत बढ़िया। चलो देख लो, यहाँ भी क्लियर है, दोनों सल्फर में +6 ही है, बाकी हर एक ऑक्सीजन का आपने बता दिया, हाइड्रोजन भी बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? लग रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रही बात है ना। और देखो, यही देखो जिसका 10 आ गया था, ये है CrO5 का स्ट्रक्चर। पूछता है कैसा स्ट्रक्चर है, ये देखो तितली जैसा है, बटरफ्लाई, ये याद रखना। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कैसा होता है प्यारे बच्चों? बटरफ्लाई के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक, आप सुनो ध्यान से, स्ट्रक्चर बना ही है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकालते हैं। चलो, Cr और O के बीच में ऑब्वियसली O की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे लगा -1 और इस पे लगा +1, तो सेम हर जगह, यहाँ +1, इधर भी +1, इधर भी +1, इधर भी +1, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो +2। ओवरऑल देखो तो तुम्हें समझ में आ गया, 1 2 3 4 और 2। सर ये तो क्लियर हो गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में क्या है? +6। साफ साफ देखते हैं। अब ऑक्सीजन पे चेक करते हैं, अगर इस डबल बॉन्ड की वजह से है ना, इस क्रोमियम पे +2 है तो इस ऑक्सीजन पे -2, इधर +1 था, इधर -1, इधर +1 तो इधर भी -1, फिर इधर -1। अरे देखो ना, इस बॉन्ड की वजह से इधर +1 दिखा, तो इधर -1 ही होगा, इधर भी -1। और जो इनके बीच में बॉन्ड बना है, अरे दोनों एक ही जैसे आइटम में था तो 0 0। अब पता चला क्यों हम लोग का आंसर गलत आ रहा था, क्योंकि हम पांचों ऑक्सीजन को ये मान के बैठे थे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं, एक ही ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, बाकी 4 कैसे हैं? -1 स्टेट में है, इसीलिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +6। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है स्कूल एग्जाम के लिए भी। CrO5 का जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? तितली जैसा है, बटरफ्लाई जैसा है, तो ये भी आपसे पूछता है बात। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ भी, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। केमिकल नेम क्या है इसका? देखो मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें केमिकल नेम, कॉमन नेम रिलेट करता है, चलो बताता चलो। इसका केमिकल नेम देखो, नाम में लिखा है कैल्शियम, O को बोलते हैं ऑक्सी, और Cl मतलब क्लोराइड। क्या नाम है इसका? केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या केमिकल नेम है प्यारे बच्चों? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, अब इसमें क्या स्ट्रक्चर नहीं करना है, क्योंकि ये मेटल और ये नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड, तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि CaOCl2 एक तरीके का पता है कैसा सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट है? नहीं, अरे एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, मिक्स सॉल्ट होते हैं, है ना? नहीं, ये मिक्स सॉल्ट। पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ मिक्स सॉल्ट? जब किसी सॉल्ट में 2 कैटायन या 2 एनायन प्रेजेंट हो तो उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड। इसमें देखो किससे मिलके बना है, मैं बता दूं तुम्हें, ये बना है Ca+2, एक एनायन है Cl- और एक एनायन है OCl-। एक है क्लोराइड आयन, एक है हाइपोक्लोराइड आयन, क्लोराइड बोल दो, हाइपोक्लोराइड आयन। तो Cl- में तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। और OCl- में Cl का निकालना हो तो O का तो हमें पता ही है था -2, Cl का निकालना है x, इक्वल टू चार्ज कितना है? -1 है, तो ये -2 उधर जाएगा, क्या हो गया? +2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +1। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है, एक -1 स्टेट में है, एक का -1 ऑक्सीडेशन नंबर और एक का क्या है? +1। इसीलिए जब हम CaOCl2 का निकाल रहे थे दोनों क्लोरीन का एक साथ, तो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? इसे उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया था 0। याद करिए, शुरू में जब मैं आपको बता रहा था समस्याएं क्या आएंगी निकालते समय, तो मैंने दिखाया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज क्या आ रहा था? 0। ठीक है चैंपियंस, ठीक है प्यारे बच्चों, दिमाग चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, चलिए फिर पढ़ाते कहानी को आगे। ठीक है, चलिए मेरी बात ध्यान से समझिए। आपको बोला ठीक है सर, यहाँ तक कोई बात समझ में आई, है ना?
जो भी एक्सेप्शंस लग रहे थे वो आपने सिखा दिए। बाकी कुछ बहुत बेसिक्स हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं सल्फेट SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो ये नॉर्मली भी निकल जाएगा, स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हैं, नॉर्मली भी निकल जाएगा। एस का निकालना है तो हमने मान लिया एक्स प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 इक्वल टू कंपाउंड पे चार्ज कितना है -2। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया -2 और ये -8 उधर जाके क्या हो गया +8, मतलब आंसर क्या हो गया +6, है ना। आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते थे, अगर मैं सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं ऐसे बना देता हूँ, मान लो 4 ऑक्सीजन, या उससे भी निकल, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। SO4 पे -2 है ना, एक इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं, एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे, बाकी तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्विलोन पर बच जाए। अब चलो देखो फटाफट सल्फर पे चेक करो, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे आ गया +1 चार्ज, इस बॉन्ड की वजह से आ गया +1 चार्ज। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी एज अ डोनेटर काम कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो इधर की वजह से +2 और इधर की वजह से भी +2। चेक करो टोटल कितना हो गया +6। ठीक है, कितना हो गया +6, काम ही खत्म हो गया, आसान हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? ठीक, मतलब आप बहुत आसानी से, मैंने मतलब इतने एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ मैं बार बार कि अब तुम कोई भी एग्जांपल अपनी बुक का उठाओ और देखो लगा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो क्या अब सब लग जाएंगे तुम्हें। जनरली लोगों को यही जितने मैंने डाउट वाले बताए, एक्सेप्शन वाले, एक्सेप्शन क्या था, लॉजिक ही था, बस आपको समझना था, है ना, कि हमें स्ट्रक्चर बना के भी सीखना है, तो आपके लिए चीजें आसानी हुई, तब कौन सी बड़ी बात है। पक्का, क्लियर। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, ढेर सारे एग्जांपल भी मैंने कराए, प्रैक्टिस शीट में भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ही तो वो भी देख लेंगे, है ना। मैं आपके लिए पीडीएफ सेक्शन में क्वेश्चंस और ऑलरेडी रख दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, अपनी बुक उठा के जितने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन है सब सॉल्व कर डालिए। मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट आपको आएगा, और आएगा तो अच्छी बात है, इसी बहाने मुलाकात होगी डाउट से। ठीक है, पक्का ना, आप तो कुछ भी अब निकाल लोगे। मैंने बोला PO4-3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालना है प्यारे बच्चों, चलो मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो। P का निकालना है सर X प्लस 4 ऑक्सीजन है सर, कितना लिखूं, एक का -2 तो 4 का -8 इक्वल टू कंपाउंड पे जो चार्ज है -3, ये क्या हो गया x -8, उधर ये उधर जाके +8 हो गया, +8 -3 मतलब कितना बचा +5, तो x की वैल्यू क्या आ गई +5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना के भी चेक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। PO4 का स्ट्रक्चर देखो, P 4 ऑक्सीजन लगा देता हूँ, कह रहा -3 मतलब तीन ऑक्सीजन, तीन जो ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड से जोड़ दो, तभी तो एक माइनस आएगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेक कर लो भैया। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन और फास्फोरस में ऑब्वियसली किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की, तो इस बॉन्ड की वजह से +1, इस बॉन्ड की वजह से भी +1, इस बॉन्ड की वजह से भी +1, और चूंकि लेस होते हुए भी डोनेट करना है तो +2। आपने नोटिस कर लिया टोटल कितना हो गया 1 1 1 और +2 कितना हो गया +5। प्यारे बच्चों देखो वही तो निकला मैंने, है ना, कोई समस्या ही नहीं, मतलब तूने दोनों ही तरीके से बाकायदे सीख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं गलत होगा, कुछ भी हो जाए, एक्सेप्शनल भी आपने कराई दिया, नॉर्मली बाकी जो आसान वाले हैं वही सब स्कूल में पूछता है तो वैसे भी हो जाएगा, है ना, बस रूल अपने जहन में रखना है थोड़ा सा बस। ठीक, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाली कहानी खत्म हुई समझ लो एक तरीके से। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट कहानी है, एक तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से आते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन से, इससे कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए उससे। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैं उसके पहले क्या चाहता हूं कि आपको क्या एक्सप्लेन करूं कि रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स क्या हैं। तो चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, आसान लफ्जों में समझाऊंगा, आप जल्दी समझ जाओ। देखो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आप प्लीज नोट्स बना लेना। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के हम लोग टाइप के बारे में बात करने का। देखो जो सबसे पहला टाइप है ना प्यारे बच्चों, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। पहला टाइप क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन।
पहला टाइप है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, मैं थोड़ा स्पेस देके इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख लो बस। दूसरा है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। पहला है इंटरमोलिकुलर, दूसरा है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। और प्यारे बच्चों थर्ड वाला क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, ये तीन ही आपके लिए बहुत हैं। होने के तो एक और होता है कम प्रपोर्शनेशन, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे आपके साथ। आप स्कूल ओरिएंटेड बातें हो रही है हमारी आपकी, तो ये भी तीन बहुत हो गए आपके लिए। वैसे और नामों से भी बोलेंगे, जैसे मान लो कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें रिडॉक्स होगा तो बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हो गया तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रलाइजेशन रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसे भी नामों से बुलाते हैं, सो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली जो कैटेगराइज हुआ है वो इंटरमोलिकुलर, मतलब देखो इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब ए प्लस बी बन गया सी प्लस डी, तो मैं उसमें बोल रहा हूँ कि ए ऑक्सीडाइज हो गया और बी रिड्यूस हो गया। भाई रिडॉक्स है, होना दोनों ही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, है ना? ऑक्सीडेशन भी होना है और रिडक्शन भी होना है। तो ऐसे समझाने का मतलब ऐसे, जैसे देखो मैंने लिखा SnCl2 प्लस PbCl4, उधर जाके क्या बन गया? SnCl4 प्लस PbCl2। तो पहले Sn+2 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूँ आपको, पता है। एक तो ओरली देख के बता सकते हो भाई, एक वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो ये +2 स्टेट में है, यहाँ लेड +4 स्टेट में है, यहाँ Sn+4 स्टेट में है और Pb+2 में है। तो देखो ये 2 से चला गया 4 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये 4 से लेड 4 से चला गया 2 मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो आपने देखा दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो एटम्स है एक ऑक्सीडाइज हो रहा है साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो ऐसे को हमने बोला इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब यहाँ रिडॉक्स हुआ है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में, कि कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है कोई एक रिड्यूस हो रहा है। दूसरा कह रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है लेकिन इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के दो अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल दिखाया KClO3 ब्रेक डाउन किसमें हो गया? KCl और प्लस O2 में, है ना? अब देखो K का आपको पता ही है +1 होता है सर, एल्कली मेटल है, कोई चेंज होने का सवाल ही नहीं होता। O का -2 ही होगा सर, Cl निकाल लेंगे तो +5 आएगा, आपको निकालना सिखा दिया हूं, एक बार निकाल के देख लो +5। और यहाँ KCl में अगर K पे +1 है तो Cl पे ऑब्वियसली -1 है। और यहाँ O2 तो मॉलिक्यूल है, मैंने बोला था 0, एलिमेंट हो मॉलिक्यूल हो एटम हो 0 हो, कंपाउंड्स में ही होगा बस, वो भी हेटेरो एटॉमिक होगा तब कंपाउंड्स, एक जैसा नहीं कि O2 हो गया तो नहीं, कुछ और मतलब अलग अलग होते तब। तो देखो यहाँ पे एक जो देखो क्लोरीन देखो +5 से कहाँ चला गया? -1, मतलब उसका क्या हुआ? अरे +5 से -1 उसका क्या हो गया? रिडक्शन। और ऑक्सीजन -2 से कहाँ चला गया? 0। ऑक्सीजन -2 से कहाँ चला गया? 0, उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आपने नोटिस किया दो अलग अलग मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम, एक ऑक्सीडाइज हो गया एक रिड्यूस हो गया। तो ऐसे टाइप्स को हमने क्या बोला? इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब टू डिफरेंट एटम्स और ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम्स साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। और डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना, एग्जांपल है H2O2, उधर जाके बना है H2O और O2, बैलेंस कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नोटिस करो, पता है आपको हाइड्रोजन +1 जानते ही हो आप, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है? -1। मैंने आपको बताया था पर ऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ऑक्साइड्स में क्या होता है? -2 होता है, सिंबल और वो सब बताया था। पर ऑक्साइड का सिंबल O2 पे -2, सुपर ऑक्साइड का सिंबल O2 पे -1, ऑक्साइड का सिंबल O पे -2। यहाँ देखो एक O पे -2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गया। यहाँ O2 पे -2 है, दो O पे -2 चार्ज है तो एक O पे कितना हुआ? -1 ही तो हुआ। सोच के देखो, यहाँ O2 पे -1 है तो दो O पे -1 है तो एक पे क्या होगा? -1/2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो देखो अभी H2O2 से जब H2O हुआ तब H2+1 ही रह गया, लेकिन ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वाटर, तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ O2 तो आप जानते हो ये 0। अब आप नोटिस किया दो अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहे हैं सेम मॉलिक्यूल, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल का एक ही एटम दो अलग अलग प्रोडक्ट में, देखो H2O2 से जब वो H2 में पहुंचा तो क्या हुआ, रिड्यूस, अरे -1 से -2 हो गया रिड्यूस, लेकिन जब वो H2O2 से O2 में पहुंचा तब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो आपने नोटिस किया कि एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ टाइप ऑफ रिडॉक्स का फंडा। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब two different atoms get oxidized and reduced simultaneously in between molecules। देखो सिंपल सिंपल आपको लग रहा है, टिन और लेड अलग अलग ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम, जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन, एक कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है एक कोई रिड्यूस हो रहा है, उसको हमने क्या बोला, इंट्रामॉलिक्यूलर। और डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम, एक मॉलिक्यूल है आपका उसी का एक ही एटम दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, एक में ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हमने नाम क्या दिया, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पक्का, ये पीपीटी में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैंने कहा कि मैं बोल दे रहा हूं, आप प्लीज एक बार राइट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत अगर ना हो तो। पक्का समझ में आती है बात। ये है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, मैं आ रहा हूं बैक, है ना। तभी मैंने कहा आप एक शॉट ले लो, लिख लो, है ना। चलो फिर आता हूं अपने काम पे फिर से। आपने कहा ठीक है सर, दो बातें तो क्लियर हो गई, समझ में आ गई, रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया, बेसिक बातें समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले समझ में आ गया, नॉर्मल कैसे निकाले जानते हैं, एक्सेप्शनल कैसे निकाले जानते हैं, ये सब बातें तो समझ में आ गई। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है करनी, वो प्यारे बच्चों क्या है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो रास्ते हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अचानक पेन मेरा मोटा चलने लगा क्या, है ना। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है, एक में कह रहा है डायरेक्ट कान पकड़ना, एक में कह रहा है घुमा के कान पकड़ना, बस और कुछ नहीं करना, सारी प्रोसेस वही वही है, वो कुछ करना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ी पहले बेसिक बातें बताऊं, है ना। वैसे भी अभी टाइम 5-6 मिनट बचे हैं, मैं नया स्टार्ट करने के मूड में नहीं हूँ अभी, क्या मैं कुछ रूल्स भी नहीं बता पाऊंगा, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको समझाऊं पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है आप उसमें एटम को भी बैलेंस करोगे, आप चार्ज भी बैलेंस करोगे और आप इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करोगे। अब आपको लगेगा इसका क्या मतलब है, आपने बोला ना रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रिडॉक्स को बैलेंस करना मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो समझ लो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना। भाई देखो नॉर्मल क्या है, एटम तो बैलेंस करोगे ही करोगे, दोनों तरफ चार्ज आप देखोगे बैलेंस करने के बाद दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ चार्ज इक्वल है कि नहीं, और वो चार्ज अपने आप इक्वल हो जाएगा जब आप क्या बैलेंस कर लोगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आपने बोला ना रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज कर देना जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लॉस और गेन हुए, अगर मैं उन्हीं को इक्वलाइज कर दूं
ठीक। और उसके साथ अलॉन्ग विद दिस एटम अपने आप बैलेंस हो ही जाएंगे, तो नॉर्मल हीट एंड ट्रायल मेथड से हो ही जाते हैं वैसे भी, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक, यही हमें काम करना है, एटम, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, यही 3 काम करने हैं हर बार, है ना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, दोनों में मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने बोला ना फंडा क्लियर है, हमें करना वही है, दोनों में घुमा फिरा के, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैं आपको, लेकिन दोनों मेथड पढ़ना है और दोनों मेथड से रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कभी कभी स्कूल एग्जाम में क्या होता है, आपको बता भी देगा, कोई रिएक्शन देगा और कहेगा इस मेथड से बैलेंस करो। अगर ऐसा कभी ना पूछता तो दोनों में से कोई एक सीख लेते, बैलेंस करना आ जाता, खत्म बवाल। लेकिन कभी कभी स्पेसिफाई करता है कि नहीं बैलेंस करो इस मेथड से, तो इसका मतलब हमें मेथड तो बच्चा दोनों सीखने हैं, हमें मेथड दोनों ही सीखने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या उसी को हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सीखना हमें दोनों ही। ठीक, पक्का, क्लियर। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब एटम बैलेंस करना, चार्ज बैलेंस करना, एंड प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अलग अलग लूज और गेन हुए हैं उनको भी बैलेंस करना। ठीक, तो चलिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप जल्दी से क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दे दो सर, हम भी थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लें, तो बहुत सारे हैं, आप निकाल सकते हो। आप ओ ओजोन O3, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा आप निकाल लेना कार्बोनेट CO3-2 में। तीसरा आप निकाल लेना ClO4-1 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कार्बन का निकाल लेना, यहाँ तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही निकालोगे और क्या निकालोगे, है ना। और कुछ एग्जांपल लेना हो तो चलो और भी ले लेता हूँ आपके लिए। आप ऐसा करना H3PO2 में P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, स्ट्रक्चर बना के करना, इसको उस मेथड से ना करना, स्ट्रक्चर बनाना, इसी बहाने दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, स्ट्रक्चर की भी और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की भी, ठीक है। आप ऐसा करना H2S में S का निकाल लेना, ठीक है। तो ये उतने के अलावा ये बेसिक है, ऐसे नॉर्मली मैंने बोल दिए, ये सब आप कर लेना तो मतलब समझ लो होशियार हो जाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर कोई बड़ी प्रॉब्लम वैसे भी नहीं थी, आसान थी। अगर आपने दोनों वीडियोस प्रॉपर्ली अटेंड किए हैं, लाइव क्लासेस अटेंड की, लेक्चर देखे हैं, नोट्स बनाते हुए पढ़ा है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कोई हुआ नहीं, ठीक है, आसान है। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्का क्लियर, बढ़ जाऊँ आगे, क्लियर। चलो फिर मेरी तरफ से प्यारे बच्चों जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, नमस्कार, टेक केयर बच्चों।